जय हिंद साथियों। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर के जो पूर्व सैनिक पिछले 1 साल से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, क्या केंद्र सरकार से इस तरह से पूर्व सैनिकों को न्याय मिलेगा या नहीं। आज के वीडियो में हम वन रैंक वन पेंशन की लेटेस्ट अपडेट आपके साथ में शेयर करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में पूर्व सैनिकों ने क्या किया। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर के जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिक थे, आपने ये भी देखा होगा कि जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के जो पूर्व सैनिक हैं वह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और सबसे ज़्यादा जो जंतर मंतर में हिस्सा लेने वाले वह पूर्व सैनिक हैं, जो आज चाहे वो दिल्ली का रामलीला मैदान हो या फिर पंजाब में रेल रोको अभियान हो या फिर हिमाचल प्रदेश में जंतर मंतर हो, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के जो पूर्व सैनिक हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और अगर इसमें जीत हासिल होती है तो सबसे बड़ा सहयोग इन पूर्व सैनिकों का होगा। हालांकि देश की अगर बात करूं तो आज बीडो को मिला करके लगभग 35 से और 36 लाख पूर्व सैनिक हैं और इन सभी पूर्व सैनिकों की मांगे हैं कि वन रैंक वन पेंशन को सरकार सही तरीके से लागू करे। हमारे पास काफ़ी सारे पूर्व सैनिकों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हम 2002 में रिटायरमेंट हुए थे और वन रैंक वन पेंशन का कोई भी बेनिफिट मुझे नहीं दिया गया। यानी आज और जो लोग 2002 में रिटायर होकर आए हैं और 2024 चल रही है तो लगभग 23 साल उनको हो चुके हैं और उनको वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट क्यों नहीं मिला। आखिर क्या कारण है। एक तरफ सरकार बोलती है कि हमने जितने भी पूर्व सैनिक हैं सबको लागू कर दी गई, तो ऐसे में फिर किसको मिला किसको नहीं मिला, ये काफ़ी सस्पेंस भरी बातें हैं। लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व सैनिक हैं और सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद हिमाचल प्रदेश से भी होती है जैसे कि पंजाब से होती है। तो जो अभी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए जो वन रैंक वन पेंशन का ऐलान किया था कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी रणनीति बनाने वाली। और ये जो उनका जो भाषण था ये लगभग 1.5 साल पहले का था और 1.5 साल के बाद जब भी सरकार को ज्ञापन देने की पूर्व सैनिकों ने कोशिश किया, कई बार वह रक्षा मंत्री जी से भी मिल चुके। हालांकि प्रधानमंत्री जी तक भी ये बातें पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बीजेपी सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी नेता या कोई भी कार्यकर्ता पूर्व सैनिक के सहयोग के लिए मैदान तक नहीं गया। तो आज जो अपडेट है वह ये है कि हिमाचल प्रदेश के जो केंद्रीय मंत्री हैं यानी अनुराग ठाकुर, उनको पूर्व सैनिकों ने ज्ञापन दिया कि हम 13 से 14 जनवरी तक अपने आंदोलन को और नया रूप देने वाले हैं। या तो हम हाईवे रोकेंगे या फिर हम रेल रोकेंगे। अगर बात करूं तो नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे पहले ही रुके पड़े हैं, क्योंकि जो ड्राइवरों के लिए नया कानून बनाया है उसके तहत जो ड्राइवर हैं उन्होंने ट्रकों को खड़ा कर दिया। तो ऐसे में हम नेशनल एक्सप्रेस वे तो या हाईवे तो नहीं रोक सकते, लेकिन हमारा जो अभियान था 1 जनवरी 2024 का रेल रोको अभियान, तो हो सकता है कि अब सैनिक गतिविधियाँ कुछ नई बनाने वाले हैं और नए रूप से अब आंदोलन की तैयारी होगी। क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है, लोकसभा इलेक्शन से पहले यदि हमें वन रैंक वन पेंशन पर जीत मिल जाती है तो हमारा जो काम है, जो हम 1 साल से जंतर मंतर पर बैठे हैं, वह 1 साल हमारा सफल हो जाएगा। अगर 1 साल से हम धरने पर भी बैठे हैं और घर से दूर भी हैं, अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं और लास्ट में रिजल्ट 0 निकल के आए, तो फिर इसका कोई महत्व नहीं होता। अगर हमने मेहनत किया है तो अब हमको क्या करना होगा। हालांकि अभी ये बातें क्लियर नहीं हुई हैं कि हम 13 से 14 तक हम कुछ नया करने वाले हैं। ये क्लियर है कि हम जो हमारा जंतर मंतर है उसको एक नया रूप देने वाले हैं। अब इसके लिए जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, देश के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको सबको एक होना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम हिमाचल प्रदेश में जाएं, हम दिल्ली रामलीला मैदान में जाएं, हम पंजाब में जाएं। आप जहां पर भी हैं,
जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक आपने ज्ञापन देना है कि भाई हम इतने तारीख को ये काम करने वाले हैं और इसके लिए हमको परमिशन की ज़रूरत है। कानूनी तरीके से जो लड़ाई है उसी को लड़ना है, क्योंकि हम अनुशासन के दायरे में रहते हुए अनुशासन की अवहेलना नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें अनुशासन के दायरे में रहते हुए कार्य करना, इसलिए हमें ज्ञापन देना बहुत ज़रूरी है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्ञापन दे करके भी अपने आंदोलन की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। स्टेट लेवल पर भी हम अपने आंदोलन की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे फौजी भाई जो हमारे एक्समैन हैं, उनको अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि आखिर 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा है क्या। हम जो 1 साल से चिल्ला रहे हैं या 1 साल से जो हमारे पूर्व सैनिक धरना पर बैठे हैं, उनको ये भी नहीं मालूम है कि है क्या चीज़। हमने काफ़ी सारा प्रयास भी किया कि पूर्व सैनिकों को एक किया जाए और एक साथ आवाज़ उठाया जाए, लेकिन अभी भी कुछ साथी भाई ऐसे हैं जो मोबाइल पर कमेंट करके और चले जाते हैं, एक लाइक करके चले जाते हैं, और उनकी तरफ से ये कमेंट नहीं आता कि हम आंदोलन में हिस्सेदार हैं या हम आंदोलन में आएंगे या हम अपना आंदोलन अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही करेंगे। ऐसे में मुझे ये लगता है कि काफ़ी पूर्व सैनिक दूसरों के ऊपर आश्रित हैं कि जब सबको मिलेगा तो हमको मिलेगा। फौज में सीधी सी साहब कहावत है कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अब आप कद्दू का इंतज़ार करते रहें, काटने वाले जो सर्दी में 1 साल से बरसात में अपना घर को छोड़ के और आपकी लड़ाई के लिए मैदान में पड़े हैं, उनको भी ज़रा देखिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सभी पूर्व सैनिक अपने घरों से बाहर निकलें और अपने डिस्ट्रिक्ट में ज्ञापन दें, और जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं, चाहे आप दिल्ली में जो हमारे पूर्व सैनिक बैठे हैं उनका समर्थन करें, पंजाब में करें, जहाँ पर भी करना चाहते हैं, और कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में अवश्य ये आवाज़ को उठाएं, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। और अगर मार्च से पहले हम इन प्रक्रियाओं में सफल हो जाते हैं तो फिर हमको जो मेरी मांगे हैं, जो एक सैनिक की मांग है, पूर्व सैनिक का सबसे बड़ी मांग तो यही है कि 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया जाए। दूसरी बात, अगर एमएसपी इक्वल होती है तो जो हमारे पूर्व सैनिक मान के चलो रिटायरमेंट भी हो गए तो उनको भी इसका एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अभी तक जो हमारी एमएसपी की मांगे थी उसको दिल्ली हाई कोर्ट डील कर रहा है। हालांकि इस पर भी कुछ न कुछ जो रिजल्ट है वह ज़रूर निकल के सामने आएगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट में हमने केस डाला है इक्वल एमएसपी को लेकर के तो वह हमारा व्यर्थ जाएगा, वो एक प्रशासन के अंडर में है। अगर नहीं होगा तो हम उसकी भी मांगे उठाएंगे और उसके लिए भी कुछ करेंगे। हालांकि सैनिक तो अपना घर छोड़ने की उसको आदत है, पूरी जवानी उसने अपनी बॉर्डर पर निकाल दी है, और जब बुढ़ापा आ जाता है तब वो घर जाता है। फिर घर में अभी क्या काम बचता है, वह जंतर मंतर पर ही बैठना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मजबूरी वहाँ पर भी उसको बैठा के रखती है। अपनी मांगों को बुलंद करना कोई कानूनी जुर्म नहीं है। हम अपनी मांगों को पूरा करने का मुझे पूर्ण अधिकार है और हम अपनी आवाज़ उठाने का भी पूर्ण अधिकार है। ऐसे में आपको मैं ये बता दूं कि जैसे हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिक जिस तरह से केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन दे सकते हैं, उस तरह से हम भी अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपनी तहसील में ज्ञापन दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरे पूर्व सैनिक एक दिन में इकट्ठे हो जाए। धीरे धीरे जो जानेगा, जो सुनेगा, वह पूर्व सैनिक आपके पास अवश्य आएगा। हम उससे जब बातचीत करेंगे कि भाई ये आपके वेलफेयर की लड़ाई है, आपको हमारा सहयोग ज़रूर करना है, तो कोई भी पूर्व सैनिक ऐसा नहीं होगा जो मना कर दे कि नहीं साहब हम आपका सहयोग नहीं कर सकते, तो वह अवश्य हमसे जुड़ेगा। लेकिन पहल करने वाला चाहिए। पहल अगर नहीं होगी, किसी भी काम करने के लिए कोई आगे नहीं चलेगा तो वह काम कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हालांकि अगर मैं बात करूं रक्षा मंत्रालय की, तो रक्षा मंत्रालय तो चाहता ही है कि पूर्व सैनिक अपना जो जंतर मंतर पर बैठे हैं वह इस जगह को खाली कर दे, यानी जंतर मंतर बंद कर दें। अगर उनके यही राय नहीं होती, सरकार तो आज पूरी पूंजी को इकट्ठा कर रही है। पता नहीं इस पूंजी को किसके लिए इकट्ठा कर रही है और किसको देने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन पर पैसा बर्बाद कर रही है, बिजनेसमैनों पर बर्बाद कर रही है, और हमारे सेना को या पूर्व सैनिकों के देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं।
ऐसा तो नहीं हो सकता। छोटी सी बात है और जिसके लिए उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे पूर्व सैनिक आज अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए और मांगे भी जायज़ हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी मांगे नाजायज़ हैं, मांगे भी हमारी जायज़ हैं, लेकिन इसके बारे में सरकार को कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगर सरकार बातों से नहीं मानती है तो हमारे फौज में अभी कहावत कहते हैं कि बातों के भूत लातों से ही मानते हैं, और मतलब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वह लातों से ही मानते हैं। तो सरकार किस भाषा में सुनना चाहती है? सरकार जिस भाषा में सुनना चाहती है, सरकार को उसी भाषा में जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक वन रैंक वन पेंशन पर ऐसे ही आप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपने नतीजा देख ही लिया होगा। केंद्र सरकार का एक भी मंत्री अगर आज 1 साल के दौरान आपसे मिलने आता, जबकि इससे पहले जो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर थे उनसे भी हमारे पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन पर कई बार मिल चुके। उसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगे तो राजनाथ से भी कई बार मिल चुके। हालांकि सीतारमण भी रक्षा मंत्री रह चुकी हैं, उनसे भी वन रैंक वन पेंशन के बारे में हमारे पूर्व सैनिक बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका परिणाम 0 रहा। यानी तीनों रक्षा मंत्रियों से पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन पर बात की, लेकिन उसका रिजल्ट 0 रहा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार की सोच क्या है। ऐसा नहीं होता है कि अगर मेरी मांगें जायज़ हैं और सरकार फिर भी उन मांगों को पूरा ना करे। सरकार के पास या तो रक्षा बजट नहीं होता, तब तो हम मान लेते। सरकार के हर काम चल रहे हैं, सरकार का हर टैक्स मिल रहा है, यानी जितना एक गरीब को टैक्स लागू है उससे ज़्यादा वह सरकार को पेड कर रहा है, फिर भी सरकार के पास पैसा नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री जी कई बार वन रैंक वन पेंशन पर बोल गए हैं कि हमने वन रैंक वन पेंशन को पूर्व सैनिकों को 65,000 करोड़ का तोहफा दिया। वहीं पर बीजेपी प्रवक्ता उसी बयान में बोल रहे थे कि 10,000 करोड़, यानी 65,000, और कितना बड़ा अंतर है। और सरकार के झूठ सबके सामने है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो पूर्व सैनिकों की हलचल हो रही है, जो पूर्व सैनिक की नई प्लानिंग हो रही है, आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूं। और आप सभी से अनुरोध है कि सभी पूर्व सैनिक जहां पर भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं सबका सहयोग करें, तभी हम इस लड़ाई में जीत हासिल कर पाएंगे। इस वीडियो में साथियों इतना ही है। और इस वीडियो को लास्ट में यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिकों के पास शेयर करें, जिससे वह एक हो सकें और हमको इस लड़ाई में विजय प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं लेता हूँ अनुमति। मिलूँगा अगले वीडियो में अगली खबर के साथ। तब तक के लिए सभी सैनिक भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।